हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 2 और हम जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के ऊपर लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर एमसीक्यूज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मुझे लगता है मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया था, जिसकी वजह से हम कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए थे। लेकिन आज मैं आपको उतना डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा, बस क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा। ओके, डिटेल में अगर आपको ये चीज पढ़नी है, पूरा का पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा ये एक्ट ही मैंने 5-6 लेक्चर्स के अंदर समझा दिया है, आप वहां से समझ सकते हैं इसको अच्छे से। ओके, तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा था मुझे इसका जवाब आप लोग सेंड करोगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर या इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने मुझे सेंड किया था तो उनको मेरी तरफ से एक पीडीएफ मिली थी, जो उनको ही पता है वो क्या है। बहुत सारे एस्पिरेंट को नहीं मिली है, उनको भी मैं सेंड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बता रहा है। एवरी एग्जीक्यूटिव डिसीजन, किसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेना है, वो डिसीजन लेने के लिए उसको क्या करना है? मस्ट यानी करना ही करना है उसको एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करना है, उनकी एडवाइस पे करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? आपको लगता है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो भी उनको करना होता है वो सीएम और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनसे पूछ के करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती है? जहां पे उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, आई बात समझ? तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। फिर बताता है कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। कहां पे? जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया होगा, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बताया होगा, या फिर कोई दूसरा लॉ बताता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली काम करेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहां पर भी आप देखोगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर खोलोगे सेक्शन 53, तो वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है? वहां पर भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर डज नॉट नीड टू एक्सेप्ट एडवाइस। उसको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। कहां पे? जहां पे एक्ट ने, इस एक्ट ने खुद ही बताया होगा कि आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, या फिर इसके अलावा कोई दूसरा लॉ होगा जो बताता होगा, ठीक है। व्हेन अ लॉ स्पेसिफिकली सेज कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे काम करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ओके, आई बात समझ? तो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो, चाहे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दिया हो, चाहे फिर किसी दूसरे एक्ट में ये स्पेसिफिकली बताया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से काम करेगा। ओके, अब उसके बाद देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिटरमाइन कौन सा मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जुरिडिक्शन में है या नहीं है। यानी कि मानो कोई मैटर है जिसके ऊपर डिस्प्यूट उठा कि भाई एलजी ने ये काम किया, ठीक है, चीफ मिनिस्टर से नहीं पूछा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछा, तो क्या ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर थी? तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन किसका होगा? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का खुद का फाइनल डिसीजन होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करता है, एलजी खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। इन केस अगर किसी भी किस्म का कोई डिस्प्यूट उठता है, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, ठीक है, वो मैटर जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी मर्जी से काम किया, उसको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ? तो ये क्या है? ये गलत हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली में ओवरराइड द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय सिंपल मेजोरिटी। तो मानो के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई फैसला लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पसंद नहीं आया, तो ये लोग एक सिंपल मेजोरिटी के जरिए एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे और सिंपल मेजोरिटी के जरिए उसको ओवरकम कर देंगे कि नहीं, ये बात नहीं चलेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा एक्ट में कहीं पे भी लिखा नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो ये चीज भी क्या है? ये चीज भी गलत है। अब हमसे क्या पूछा था? चूज द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है? ए भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी। ए बी सी बी डी बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे एस्पिरेंट ने ऑप्शन बी जवाब दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा जो जवाब मेरे पास आए वो गलत थे। ऑप्शन डी बच्चों ने चूज किया था, ठीक है, जबकि ये गलत है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई बात समझ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्रिशनरी पावर्स के ही ऊपर है। क्वेश्चन बता रहा है भाई, नीचे दी गई 2 स्टेटमेंट है, इनको ध्यान से पढ़ो। पहला बता रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो के रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं फॉल्स विद इन द डिस्क्रिशनरी डोमेन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के डिस्क्रिशनरी डोमेन के अंदर आते हैं। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एसीबी के रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कौन से मैटर, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी कंट्रोल, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स हैं
वो किसके कंट्रोल में आते हैं? डिस्क्रिशनरी डोमेन में आते हैं, यानी यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी से डिसीजन सुना सकता है। तो क्या लगता है, सही है गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? आप लोग पास करके जवाब दे देना, मैं इसका जवाब जल्दी दे देता हूं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है वरना। ठीक है, तो देखो ये चीज यहाँ पर बताई हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ कहाँ पर है। जो भी मैटर असेंबली की पावर के बाहर होगा, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ठीक है, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकता है, या फिर कोई भी लॉ जो स्पेसिफिकली बताता होगा। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस, एंटी करप्शन ब्यूरो, ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी मैटर, जो भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स का होगा, ठीक है, मैटर रिलेटेड टू एंटी करप्शन ब्यूरो, हर एक जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर होगा। तो दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या आएगा? सी। हमसे करेक्ट पूछा है ना, तो बोथ, आसान था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, शाबाश। वीडियो को पॉज करो, जवाब दो। देखो, एजर्शन, रेगुलेशन इशूड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 240 आर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कहता है कि भाई 240 की पावर का इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी डिसीजन लेगा, जो भी रेगुलेशंस इशू करेगा, उनको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? बिकॉज इस तरह की जो रेगुलेशंस होंगी जो इस आर्टिकल के जरिए बनाई गई, हैज सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। लो कर लो बात भाई। अगर कोई रेगुलेशन उसमें इतना दम है, इतनी फोर्स है कि उसको बिल्कुल आप पार्लियामेंट के एक्ट की तरह ट्रीट करते हो, उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 240 कहां पर दिया है? आर्टिकल 240 दिया है आपकी सेक्शन 58 जब आप खोलोगे तो वहां पर बताई है स्पेशल लॉ मेकिंग पावर 240 के अंदर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जम्मू कश्मीर के केस में, हमें पता है कि भाई उनके पास क्या है, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन लद्दाख के केस में आपको पता है, लद्दाख के केस में क्या है, जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे तो असेंबली नहीं है, वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां पे लॉ कौन बनाएगा? जम्मू कश्मीर के अंदर तो असेंबली लॉ बनाएगी, वहां पे लॉ कौन बनाएगा? वहां पे लॉ बनाएगा प्रेसिडेंट। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। अब यहां पे क्या बोला है एक्ट के अंदर? यहां पे बोला है कि 240 के अंदर जो प्रेसिडेंट लॉ बनाएगा, ठीक है ना, रेगुलेशन इशू करेगा, वो सबऑर्डिनेट होंगी। सबऑर्डिनेट, पहले तो मैं बताता हूं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता क्या है। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को यही पता नहीं होगा। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं कि भाई मानो आपने एक लॉ बनाया, फॉर एग्जांपल आपने लॉ बनाया, एक एक्ट आपने पास किया, वो एक्ट क्या था? वो एक्ट है किसी भी चीज के रिलेटेड, वो एक्ट है फॉर एग्जांपल, क्या बताऊं, किसकी एग्जांपल दो, राइट टू वोट के रिलेटेड कोई एक्ट है, ठीक है, राइट टू वोट के रिलेटेड कोई आपने लॉ पास किया, ठीक है। उसके अंदर मतलब आपने एक जनरल एक्ट पास किया, जैसे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, यही मान लो। अब उसके अंदर जो डिटेलिंग भरनी है ना, जो डिटेल फुलफिल करनी है बाकी चीजों की, वो जो डिटेल फुलफिल की जाती है उसको क्या बोलते हैं? वो होती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो उसके रिलेटेड जो जो डिपार्टमेंट होंगे, उन डिपार्टमेंट वो चीजें उसके अंदर ऐड कर देते हैं कि ऐसे होगा, फिर ये प्रोसीजर होगा, फिर ये चीज इसने करनी है, वो पावर उसको दी जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो होती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। मोटा मोटा जो एक्ट आपने पास किया उसको तो हम बोलेंगे सीधे एक्ट, लेकिन बाद में उसके अंदर जो जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, जिनको उसके अंदर काम करना है, वो अपने अपने रूल्स उसके अंदर फ्रेम करवाए जाते हैं, उनको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो प्रेसिडेंट जो 240 के अंदर इशू करता है ना, वो एक स्पेशल लॉ मेकिंग पावर होती है, ठीक है। और ये जो रेगुलेशन होते हैं, ये क्या होते हैं? इनके अंदर वही पावर होती है जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया होगा। तो मानो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लद्दाख के लिए कोई रेगुलेशन बनाते हैं आर्टिकल 240 का इस्तेमाल करते हुए, तो उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है। आई बात समझ? तो उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये गलत हो जाएगा। अब ये बता रहा है कि 240 के अंदर जो भी रेगुलेशन बनाई जाएंगी ना, उन रेगुलेशंस की सेम फोर्स और इफेक्ट होगी जो एक पार्लियामेंट के एक्ट की होती है। बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल सही है। तो ए तो हमारा गलत है, ए गलत है, आर हमारा करेक्ट है। तो 12 का राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इसी के ऊपर है। अभी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये मैंने सिखा दिया। देखो एजर्शन क्या बता रही है? रेगुलेशन इशूड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो रेगुलेशन इशू करता है, किसके लिए? लद्दाख के लिए।
अभी हमने देखा लद्दाख के लिए प्रेसिडेंट ने रूल्स बनाए। हैव द सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो बिल्कुल ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। क्यों क्यों बिकॉज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस पावर अंडर आर्टिकल 240, क्योंकि प्रेसिडेंट ये पावर जो है आर्टिकल 240 के जरिए इस्तेमाल करता है। और 240 के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 240 के अंदर बताया गया है कि भाई यहां पर प्रेसिडेंट जो भी रेगुलेशन इशू करेगा उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट के किसी लॉ को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है किसी एग्जिस्टिंग लॉ को, उसमें उसके अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और आर जो है ए को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, यानी कि इस चीज की वजह से 240 की वजह से ये वाली चीज, पहली वाली चीज हो रही है। ओके, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इसी के ऊपर है। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। देखो एक ही चीज को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, द प्रेसिडेंट्स पावर, प्रेसिडेंट की जो पावर है 240 के अंदर, वो क्या क्या कर सकती है? पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ लद्दाख, ये सारी चीजें उसके अंदर की जा सकती है। और जो भी ये रेगुलेशंस होंगे, जो भी लॉज बनाए जाएंगे इसके अंदर, मे रिपील आर अमेंड एनी पार्लियामेंट्री लॉ एप्लीकेबल इन लद्दाख, उससे पहले अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई लॉ था, इस 240 के अंदर प्रेसिडेंट अगर कोई नया रूल बनाएगा, नया लॉ बनाएगा, उसमें इतनी ताकत है कि वो पुराने लॉ को रिपील कर सकता है, हटा सकता है पूरी तरह से, या उसके अंदर बदलाव कर सकता है। ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर इज सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन लद्दाख। लेकिन इस पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट सिर्फ तब कर पाएगा अगर लद्दाख के अंदर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लद्दाख के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है? नहीं है, गलत। फिर भी प्रेसिडेंट इस पावर को इस्तेमाल कर सकता है ना, पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे असेंबली नहीं है, इसीलिए तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी है। आई बात समझ? और यहां पे कहता है कि नहीं नहीं असेंबली होनी चाहिए, असेंबली होगी तो फिर कर सकता है। नहीं, असेंबली नहीं है इस वजह से कर रहा है, असेंबली होती फिर करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो तीसरी क्या है, तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है हमारी, सिर्फ ये और ये करेक्ट है। तो बताओ भाई करेक्ट क्या है? 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब चलते हैं डीलिमिटेशन पे। डीलिमिटेशन मैं एक एक पार्ट के ऊपर एमसीक्यू करवा रहा हूं। जैसे ये था आपका पार्ट 4। अब पार्ट 5, पार्ट 5 का नाम क्या है? डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सेक्शन 59 से लेकर 64 तक। अब उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्या बता रहा है, डीलिमिटेशन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू यूज 2011 सेंसस फॉर डिलिमिटेशन, कि भाई अगर आपको सेंसस करनी है तो 2011 का डेटा इस्तेमाल आपको करना है। सही है या गलत है? डीलिमिटेशन कमीशन, उसको क्या करना है? मस्ट यूज 2011 है। ठीक है, फिर बता रहा है बिफोर द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले जम्मू कश्मीर जो था वहां पे डीलिमिटेशन एक्ट 2002 ये इस्तेमाल नहीं होता था। आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ 2002 डीलिमिटेशन एक्ट, ये एक्ट वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता था। सही है या गलत है? हाँ, चलो देखते हैं। तो फिर बता रहा है डीलिमिटेशन कमीशन रीड ड्रा ओनली असेंबली, वो सिर्फ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से एमएलएज को लड़ना है वो ड्रा करेगी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं कर सकती ड्रा। जबकि यहां पर हमें क्या बताया है, सबसे पहले तो हमें बताया कि भाई 2011 का आप इस्तेमाल करोगे, 2001 का नहीं कर सकते। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसके बाद हमें क्या बताया है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को अब डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि पहले नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद बताया है कि भाई डीलिमिटेशन कमीशन क्या क्या कर सकती है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भी बना सकती है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी बना सकती है। ठीक है, तो यहां पर बताया ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। आई बात समझ? चलिए आगे इसी पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये हम चले गए अभी पार्ट 5 पे हमने एक क्वेश्चन किया, पार्ट 6 पे जरा करके देखते हैं। पार्ट 6 क्या है, याद है ना? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, सेक्शन 2 ही है इसके अंदर, सेक्शन 65 और सेक्शन 66। चलिए 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 क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या आएगा जल्दी? चलिए सेक्शन 65 66 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की क्या करती है, प्रिजर्व एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर टू द सक्सेसर यूनियन टेरिटरीज। यानी कि ये बता रहा है कि भाई सेक्शन 65 और 66 हमें क्या बताती है कि भाई जो यहाँ पे
ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी यहां पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो उनके रिलेटेड जो भी यहां पे ऑर्डर्स पहले थे, जैसे कि आपको पता होगा ऑर्डर 1956, ठीक है, वो किनका था, जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट का, और ऑर्डर 1989 शेड्यूल ट्राइब का, वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे। क्या वो कंटिन्यू रहेंगे, उनको रिमूव नहीं किया जाएगा। फिर कहता है 2024 में अमेंड किया गया, अमेंड्स मॉडिफाइड द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बाय अपडेटिंग द रेस्पेक्टिव शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लिस्ट इन यूनियन टेरिटरी। तो 2024 में बता रहा है, 2024 में क्या किया गया, 2024 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई और उसके जरिए यहाँ पे जो एससीज और एसटीज का जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए। तो आपको पता होगा, ये मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि भाई ये तो 2 सेक्शन है, इन सेक्शन के अंदर बताया है कि भाई जो ऑलरेडी यहाँ पर 1956 और 1989 के ऑर्डर थे एससी और एसटी के रिलेटेड, वो यहाँ पे क्या करेंगे, वो कंटिन्यू उनको वो बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, इनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन चेंज 2024 में किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया, इसमें बदलाव किया गया। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2024, इसके जरिए बदलाव किए गए, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स हुई हैं, मॉडिफिकेशंस हुई हैं, ठीक है। फिर बता रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इटसेल्फ, खुद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, उसने गद्दा ब्राह्मण और पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है उनको क्या किया, शेड्यूल ट्राइब एसटी लिस्ट में डाला। तो क्या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था, ये तो 2024 में जो ये बदलाव हुए थे, उन 2024 के जो बदलाव थे उनके जरिए इंक्लूड किया गया था, खुद इस एक्ट के जरिए इंक्लूड नहीं किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्यों, हमसे पूछा है इनकरेक्ट चूज करो, इनकरेक्ट गलत क्या है, सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18। तो अब हम कहां पर पहुंचे, अब हम पहुंचे पार्ट 8 पे, पार्ट 8 यानी मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, ठीक है, सेक्शन 64 से 67 से 67 से 74। चलिए, कंटिजेंसी फंड कहता है, जो कंटिजेंसी फंड है वो किसके लिए है, टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। अचानक से अगर पता नहीं था हमें कि ऐसी जरूरत पड़ेगी, कोई इमरजेंसी पड़ी, कहीं पे मानो कोई फ्लड वगैरह आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, अचानक से हमें पैसा वहां पे इमरजेंसी में भेजना पड़ा, तो इस टाइप के जो अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर होते हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी, तो वहां पे कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, आप भी कोशिश करो जवाब देने की। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सच है, कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जाता है जो भी अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। फिर बताता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना, मे मेक एडवांसेस फ्रॉम कंटिजेंसी फंड पेंडिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल, ठीक है, कि भाई कंटिजेंसी फंड से कोई भी पैसा निकाल सकता है, कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर। मे मेक एडवांसेस, एडवांसेस का मतलब है कि वहां से पैसा निकालना, ठीक है, पैसे निकाल सकते हैं कहां से, कंटिजेंसी फंड से, पेंडिंग लेजिस्लेटिव अप्रूवल। लेजिस्लेटिव अप्रूवल जो है अभी लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अगर उनको वहां से पैसा निकालना है अनफॉर्चुनेट इवेंट के लिए, तो उसके लिए वहां से लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उससे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंटिजेंसी फंड के बारे में क्या बताता है, जो हमारा कंटिजेंसी फंड है, ये क्या है, इमरजेंसी फंड है, अर्जेंट अनफॉर्चुनेट इवेंट के लिए। बताता है लेफ्टिनेंट गवर्नर टेम्परेरी एडवांस निकाल सकता है, कि भाई उनको यहाँ पे पैसे निकाल, अगर चाहिए कि भाई अचानक से कोई इमरजेंसी हुई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से पैसे निकाले। इन शॉर्ट समझो आप, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। लेकिन सब्जेक्ट टू लेटरल अप्रूवल बाय द असेंबली, तो पहले आप निकालोगे, जैसे आपको जब कंसोलिडेटेड फंड से निकालना होता है ना, कंसोलिडेटेड फंड से आपको निकालना होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले आपको अप्रूवल चाहिए होता है, फिर आप पैसा निकालते हो। कंटिजेंसी में क्या होता है, पहले पैसा निकालते हो और बाद में अप्रूवल, ठीक है, कि भाई हमने यहाँ से पैसा निकाला तो उस टाइम पे इमरजेंसी थी, आई बात समझ। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि भाई वो एडवांसेस वहां से निकाल सकता है कंटिजेंसी फंड से, ओके, और उसके बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेगा, ठीक है ना, पहले पैसा निकाला फिर अप्रूवल लिया। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी कि भाई आप क्या करोगे, लेटर अप्रूवल बाय असेंबली। तो कोई गलत है नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, तो ये भी ठीक, ये भी ठीक। फिर क्या बता रहा है, कंटिजेंसी फंड से जब आपको खर्चे करने हैं एक्सपेंडिचर,
उसमें आपको डज नॉट रिक्वायर सब्सिक्वेंट अप्रूवल, बाद में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यही चीज तो मैंने समझाई, बाद में ही अप्रूवल लिया जाता है। ठीक है, तो ये बता रहा नहीं चाहिए, गलत है, चाहिए, रिक्वायर्स, चाहिए। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो बताओ भाई इनकरेक्ट, चूज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट चूज करना है, करेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इनकरेक्ट चूज, तो इनकरेक्ट क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। आई बात समझ? ओके, फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, इसी पार्ट के ऊपर मैं करवा रहा हूं, इसी पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब एजर्शन है, कहता है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट ऑडिट की गई, हिसाब किया गया किसके रिलेटेड, अकाउंट्स के रिलेटेड, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, वो सबमिट की जाएंगी किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। क्यों की जाएंगी? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू ले एवरी ऑडिट रिपोर्ट बिफोर द कैग। क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या काम करना है? अब ऑडिट किया गया, ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट एलजी के सामने रखी गई, सारा पैसा हिसाब किताब एलजी के सामने रखा गया। एलजी के सामने क्यों रखा गया? क्योंकि एलजी को कैग के सामने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके सामने रखना है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है मैं बताता हूं। तो ऑडिट रिपोर्ट्स, जब रिपोर्ट को आप ऑडिट करते हो, रिपोर्ट को ऑडिट करने का काम किसका है? रिपोर्ट को ऑडिट करने का काम ही कैग का है। कैग ऑडिट करता है, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसका काम ही ऑडिट करना, हिसाब किताब रखना, लेख जोख रखना। ठीक है, तो वो ऑडिट करेगा रिपोर्ट की जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जब वो ऑडिट करेगा मस्ट बी सबमिटेड टू एलजी, वो एलजी के सामने सबमिट होगी। ठीक है ना, तो कैग एलजी के सामने करेगा, एलजी कैग के सामने नहीं करेगा। और फिर एलजी क्या करेगा? एलजी उसको असेंबली के सामने रखेगा। ठीक है, तो कैग ने एलजी के सामने रखी, एलजी ने असेंबली के सामने रखी। अब यहां पे क्या बता रहा है कि भाई जो ऑडिट रिपोर्ट है आर सबमिटेड टू दी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑडिट करने के बाद एलजी के सामने रखी जाएंगी, बिल्कुल रखी जाएंगी। क्यों रखी जाएंगी? क्योंकि गवर्नर को वो कैग के सामने रखनी, कैग के सामने नहीं रखनी, उनने असेंबली के सामने रखनी। किसके सामने? असेंबली के सामने। रीजन गलत है, एजर्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, आर इज रॉन्ग। अगर यहां पे असेंबली होता फिर ठीक था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट पहली है, मनी पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ गारंटीज issued by Union Territory of Jammu and Kashmir is charged upon consolidated fund. ओके, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है कि भाई मानो यूनियन टेरिटरी है हमारी जम्मू कश्मीर की, उसने क्या किया? उसने क्या इशू किया? गारंटी इशू किए। ठीक है, तो इसमें क्या किया? पैसा दे दिया गया। अब यहां पे जो पैसा दे दिया जाएगा गारंटी की शक्ल में, वो कहां से चार्ज किया जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड से। क्या कंसोलिडेटेड फंड से हम ये निकालते हैं? कंसोलिडेटेड फंड से हम ये निकालते हैं। ये कहां से निकालते हैं? अच्छा चलो पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म ऑफ अकाउंट फॉर यूनियन टेरिटरी। तो कंट्रोलर कैग, इसका काम क्या है कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसमें किस किस तरह के अकाउंट्स होंगे, ये कौन बताएगा? ये हमें कैग बताएगा। ये कैग का काम है। ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके बाद जो है कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का रूल लगा, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, तो प्रेसिडेंट जो है मे ऑथराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। प्रेसिडेंट कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालेगा पेंडिंग पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाएगा कि भाई हमने यहां से पैसा निकाला। आई बात समझ? अब हम देखते हैं कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत। पहले आप लोग जरा जवाब देने की कोशिश करो। आप लोग वहां लाइव चैट में जवाब दिया करो। इसका बेनिफिट क्या होता है ना, जरा आपको पता लगता है बाकी लोग भी कहाँ हैं, एक दूसरे का लेवल पता लगता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। शाबाश। वीडियो को पॉज करके भी जवाब दे सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है? ये चल रहा है हमारा पार्ट 7। पार्ट 7। अब देखते हैं पार्ट 7 में क्या बताया है। देखो एक सेकेंड। ओके, तो पहले यहाँ पे बात हुई किसकी? पहले हमें बात हुई जो भी गारंटीज दी जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है। गारंटी पेमेंट कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। तो बोरिंग पावर कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वो पैसा ले सकती है, बोरो कर सकती है, फाइनेंशियल गारंटी भी दे सकती है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली सेट करेगी उस हिसाब से सरकार क्या करेगी? मनी बोरो कर सकती है, फाइनेंशियल गारंटीज दे सकती है। ओके, लेकिन जो गारंटीज दी जाएंगी वो कहां से ली
कहां से चार्ज की जाएंगी, कम्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या पूछ रहा है कि भाई मनी पेएबल, जो भी पैसा दिया जाएगा गारंटीज की शक्ल में, वो कहां से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड से आएगा। तो बिल्कुल ठीक है। फिर बता रहा है भाई जो कैग है वो बताएगा किस तरह के अकाउंट्स यूनियन टेरिटरी में होने चाहिए। कैग बताएगा फॉर्म ऑफ अकाउंट, अगर आपने पढ़ा है तो एलजी विल प्रिस्क्राइब, एलजी विल प्रिस्क्राइब किस टाइप के अकाउंट्स होंगे, ये एलजी करेगा, कंट्रोलर नहीं करेगा। दूसरी स्टेटमेंट गलत। फिर कहता अगर प्रेसिडेंट रूल लगा तो अगर कोई भी खर्चा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से तो उससे प्रेसिडेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेगा। ओके, तो प्रेसिडेंट रूल देखते हैं। प्रेसिडेंट रूल सेक्शन 74 बताता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हुई या सस्पेंड हुई तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, कैन ऑथराइज स्पेंडिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा निकालना है, कैसे स्पेंडिंग करनी है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बताएगा। लेकिन अनटिल पार्लियामेंट सैंक्शन इट, लेकिन जब पार्लियामेंट सैंक्शन करेगी, क्या पहले पार्लियामेंट बताएगी। तो यहां पर भी क्या बताया है, पार्लियामेंट बताएगी, पार्लियामेंट बताएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनेगा, क्या है सही, ठीक है ना। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, दो ही ठीक है, 1 and 3, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अब हम नेक्स्ट पार्ट में आ गए। ठीक है, आपका पार्ट 8 और पार्ट 9 एक साथ करेंगे। पार्ट 8 क्या है, हाई कोर्ट, पार्ट 9 क्या है, एडवोकेट जनरल, एक साथ करेंगे। शाबाश, चलो हो जाओ शुरू। शाबाश शाबाश, ठीक है, टाइम अगर लगता है वीडियो पॉज कर लिया करो। तो बता रहा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट बिकेम कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 21, तो हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर का था वो कॉमन बन गया, लद्दाख का भी वही रहेगा और जम्मू कश्मीर का भी। सही है, बिल्कुल सही है। कहता है जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी खर्चे होंगे, सैलरीज देने होंगे, जजेस को अलाउंसेस देने होंगे, इज शेयर बिटवीन बोथ यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ केस। तो ये दोनों यूटीज के बीच में शेयर किया जाएगा, यानी कि ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, ठीक है, ये लद्दाख का भी हाई कोर्ट है। अब यहां पे क्या देखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के केसेस ज्यादा हैं या लद्दाख के केसेस ज्यादा हैं। अगर जम्मू कश्मीर के केसेस यहां पे ज्यादा हैं और यहां पे कम हैं तो यहां पे क्या किया जाएगा, उस हिसाब से सैलरीज और अलाउंसेस दिए जाएंगे। तो यानी कि ज्यादा जो खर्चा होगा, ज्यादा जो स्पेंडिंग की जाएगी, फिर वो जम्मू कश्मीर में की जाएगी, लद्दाख में क्या की जाएगी, कम की जाएगी, क्योंकि वहां पे केसेस कम है। क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। किस बेस पे किया जाता है, केसेस के बेस पे नहीं किया जाता, कितने केस हैं, जम्मू कश्मीर के ज्यादा केस हैं या लद्दाख के, पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता है। किस बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता है। ओके, ठीक है, तो ये आज ये जब आप खोलोगे सेक्शन 75 खोल के देखना तो वहां पर है एक्सपेंसेस ऑफ जज आर शेयर्ड बिटवीन बोथ ड्यूटीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेस के ऊपर किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो गलत हो गया। फिर बता रहा एडवोकेट्स इनरोल्ड इन द अर्स्टवाइल बार काउंसिल, जो पुरानी बार काउंसिल थी जम्मू कश्मीर की, उसमें जो भी एडवोकेट रजिस्टर्ड थे, कंटिन्यू टू हैव राइट टू प्रैक्टिस बिफोर कॉमन हाई कोर्ट, हेंस नो न्यू बार काउंसिल। तो वो कंटिन्यू करेंगे, क्या वो कंटिन्यू करेंगे, उनको फिर से अपने आप को इनरोल करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि उनको फिर से इनरोल करने की जरूरत नहीं, इस वजह से नई बार काउंसिल नहीं बनेगी। तो क्या जम्मू कश्मीर में कोई नई बार काउंसिल बनी, हाँ, ये बता रहा कोई बार काउंसिल बनाने की जरूरत नहीं, तो गलत है, नई बार काउंसिल बनी थी। सेक्शन 76 खोल के देखना, बार काउंसिल एंड एडवोकेट, वहां पे पहले लिखा क्रिएट्स ए न्यू बार काउंसिल फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आई बात समझ, तो नई बार काउंसिल बनी थी। फिर उसके बाद डी, राइट टू प्रैक्टिस कंटिन्यू विदाउट रिक्वायरिंग फ्रेश एनरोलमेंट मेनली बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कहता है लेकिन जो यहाँ पे एडवोकेट थे उनके पास, जो यहाँ पर ऑलरेडी ओल्ड जम्मू कश्मीर जो बार थी, कैन कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग, वो कॉमन हाई कोर्ट में वो कर सकते हैं, तो दोबारा से एनरोल करने की जरूरत नहीं, वो उसमें कर सकते हैं। क्या, हालांकि बार काउंसिल नहीं बन गई जम्मू कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, लेकिन जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे ना एडवोकेट, उनको फिर से एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अपना राइट टू प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर क्या बनेगा, बी, ओनली 2। कितनी कितनी इनकरेक्ट है, तो चाहे करेक्ट पूछा होता चाहे इनकरेक्ट, हमेशा दोनों केसेस में जवाब यहां पर बी ही आता, क्योंकि दो सही है, दो गलत है। ए और डी ठीक है, बी और सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन एंड रीजन। चलिए शाबाश, कोशिश करें इसका जवाब देने की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एग्जिस्टिंग रूल प्रोसीजर जो पुराने हाई कोर्ट के थे, ठीक है ना, अर्स्टवाइल हाई कोर्ट, कंटिन्यू टू अप्लाई टू कॉमन हाई कोर्ट।
जो कॉमन हाई कोर्ट बना है उसमें भी वैसे ही चलेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सच रूल्स कंटिन्यू, ऐसे रूल कंटिन्यू रहेंगे अनटिल दे आर मॉडिफाइड आर रिप्लेस्ड बाय कॉमन हाई कोर्ट। वो तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक क्या किया जाएगा, जब तक नए रूल अगर नहीं बनाए जाते। तो सेक्शन 77 खोल के देखना, उसमें बताया ऑल एग्जिस्टिंग रूल्स प्रोसीजर्स पावर ऑफ ओल्ड जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट कंटिन्यू फॉर द न्यू कॉमन हाई कोर्ट अनटिल चेंज्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ। जब तक कोर्ट खुद ही चेंज ना करे तब तक वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है, तो बोथ बोथ करेक्ट और आर ए की एक्सप्लेनेशन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का क्या बनेगा, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, शाबाश। एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहां पे दिया, पार्ट 9 सेक्शन 79, एक ही सेक्शन है सेक्शन 79। ओके, अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द एडवोकेट जनरल ऑफ जेएंडके। तो जब क्वालिफिकेशन देखोगे तो वहां पे क्या बताया है, सेक्शन 79 के अंदर ही बताया है कि वो आदमी जो इतना क्वालिफाइड है कि उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सके, उसको जो है एडवोकेट जनरल बनाया जा सकता है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ओके, फिर बताता है एडवोकेट जनरल एंजॉय फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म 5 साल। एडवोकेट जनरल जब एक आदमी को बनाया जाएगा तो उसको 5 साल के लिए बनाया जाएगा। तो बताओ 5 साल के लिए बनाया जाता है एडवोकेट जनरल या 6 साल के लिए, कितना टर्म होता है, शाबाश। तो जब आप इनका टर्म पढ़ोगे, मैंने बराबर लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन टर्म, नोट्स में आप खोल के देखोगे तो टर्म क्या है, कोई फिक्स टर्म नहीं है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको रखेंगे तब तक रहेंगे, 4 साल रखे, 5 साल रखे, 6 साल रखे, तब तक रहेंगे। ओके, तो कोई ये 5 साल 4 साल का यहाँ पे कोई फिक्स टर्म इनका नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। आई बात समझ, ओके। फिर उसके बाद बता रहा तीसरा, एडवोकेट जनरल जो है ना प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। तो इसका जो फंक्शन है, जब फंक्शन पढ़ोगे एडवोकेट जनरल का, तो फंक्शन ही आता है टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बिल्कुल ठीक है, लीगल एडवाइजर है। एडवोकेट जनरल इनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद से अपॉइंट नहीं करेंगे, उनको सलाह लेनी पड़ती है लेफ्टिनेंट गवर्नर और बार कौंसिल से। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर और बार कौंसिल जहाँ पे वकील बैठे हैं उनसे सलाह मशवरा करते हैं कि भाई हमें किसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, ये हमें किसको एडवोकेट जनरल बनाना होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है नया एडवोकेट जनरल बनाया जाता है। सही है गलत है, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 कि भाई आपको नया एडवोकेट जनरल बनाना है, चीफ मिनिस्टर बनाएगा, लेकिन एलजी और बार कौंसिल को पूछेगा और जो वो रेकमेंड करेंगे उसको बनाया जाएगा। सही है गलत है, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 4 गलत है। क्या है, गलत है क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होती है पहली, जब सेक्शन 79 खोलोगे उसका जो क्लॉज ए पढ़ोगे, वहां पे लिखा है अपॉइंटमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा और उसकी जो भी रिम्यूनरेशन होंगी वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही डिसाइड करेगा। तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 था, 23 का राइट आंसर क्या बन जाएगा फिर हमारे पास, शाबाश, करेक्ट पूछा है, करेक्ट, पहला करेक्ट है, उसके बाद तीसरा करेक्ट है, 1 and 3, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये कितना आसान है, ये कितना आसान है, फैक्ट बेस है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फैक्ट बेस है, ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपका जो ये है ना पार्ट 8 और पार्ट 9 उसके साथ मिलता हुआ है, और मैंने पढ़ाया है ये, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है वहां पे मैंने ये बहुत सारे फैक्ट भी साथ साथ में ऐड करवाए थे जो एक्ट के अंदर नहीं है बट पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए करते हैं इसको सॉल्व मिलके। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, फर्स्ट वुमेन वुमेन चीफ जस्टिस क्या बता रहा है, जस्टिस गीता शर्मा, जस्टिस गीता शर्मा। आप लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, तो ये गलत है, शर्मा नहीं है, मित्तल है। क्या ये शर्मा लगाने की वजह से नाम गलत हो जाएगा, तो मित्तल है, ये गलत हो गया। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ J&K यूटी, राजा जसवंत। अब राजा जसवंत जो है ना वो पहले एडवोकेट जनरल तो हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट के हैं, यूटी के नहीं है। यूटी के कौन है, फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ J&K यूटी DC रैना, ये सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूटी पूछा है ना इसने, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
फिर फर्स्ट चीफ जस्टिस, सीधे पूछा है फर्स्ट चीफ जस्टिस, आगे नहीं बोला कुछ स्टेट या कुछ भी। तो जब फर्स्ट सीधे फर्स्ट पूछा जाएगा तो फिर उसका मतलब स्टेट ही होगा। तो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है? लाला कन्वर सेन, ठीक है, 1928 में जो बने थे महाराजा हरि सिंह जी के टाइम पे। ये क्या है? ठीक है। तो दो इसमें ठीक है, दो ठीक है, दो गलत है। हाउ मेनी, हमसे पूछा हाउ मेनी, नॉट करेक्टली, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। चाहे करेक्ट पूछा होता चाहे इनकरेक्ट, आंसर बी ही आता। क्वेश्चन नंबर 25, शाबाश, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं जवाब देने जा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके जवाब अपना लिख लेना, फिर देखना मैंने क्या जवाब दिया, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाती है। बिफोर द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्ट के अंदर क्लियरली बताया है अपॉइंटेड डे क्या है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपसे यही पूछ ले कि बताओ भाई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर बताया अपॉइंटेड डे, तो अपॉइंटेड डे क्या है? 31 अक्टूबर 2019 वो अपॉइंटेड डे है। तो 31 अक्टूबर से पहले गवर्नर कुड ऑथराइज एक्सपेंडिचर फॉर यूटी ऑफ J&K फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए जो गवर्नर हैं, गवर्नर क्या काम करेगा? गवर्नर जो है अभी आने वाले 6 महीने के लिए एक्सपेंडिचर प्रिस्क्राइब करेगा, कैसे कहां पे खर्चा करना है, क्या क्या। वाइल इन केस ऑफ लद्दाख, लेकिन लद्दाख के केस में प्रेसिडेंट हैज द सेम पावर, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। चलो बताओ, इसमें आपको क्या करना है? सेक्शन 80 और सेक्शन 81 के अंदर मैंने गेम खेली है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से डिसाइड करना है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप बताओगे तो आसान है। देखो सेक्शन 80 में क्या बताया? सेक्शन 80 में बताया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एक्सपेंडिचर, और सेक्शन 81 के अंदर बताए हैं लद्दाख के, लद्दाख के मैंने, ठीक है, लद्दाख के। तो जब आप सेक्शन 80 खोलोगे वहां पर बताया है कि भाई गवर्नर, गवर्नर के पास, गवर्नर जो है वो अब जो नई यूटी बनने जा रही है, यूटी जो बनने जा रही है, तो वहां पर ऑलरेडी जो वहां के गवर्नर थे वो नई यूटी के लिए 6 महीने का जो भी स्पेंडिंग है वो अप्रूव कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेक्शन 81 में आप देखोगे वहां पे बताया है, वहां पे क्या बताया है? वहां पे बताया है गवर्नर, गवर्नर जो है, गवर्नर जैसे जम्मू कश्मीर में गवर्नर करेंगे वहां पर भी गवर्नर करेंगे, गवर्नर यही चीज करेंगे। आई बात समझ? लेकिन यहां पर क्या बताया? वाइल इन केस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है सेम, प्रेसिडेंट नहीं है, गवर्नर ही है, तो यहां पर भी गवर्नर करेगा, कॉमन है, 6 महीने की स्पेंडिंग पहले ही बता देगा। और लद्दाख के केस में भी क्या करेगा? जो वहां जो गवर्नर है, ठीक है, जो गवर्नर ऑलरेडी यहाँ के थे ना दोनों यूटीज के, मतलब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक था, तो वही गवर्नर जम्मू कश्मीर के लिए भी बताएगा, वही गवर्नर लद्दाख के लिए भी बताएगा। आई बात समझ? 6 महीने का। तो ये जो प्रेसिडेंट यहाँ पे डाल दिया ये गलत किया है। प्रेसिडेंट की क्या पावर है वो मैं बाद में बताऊंगा, है यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में भी बताया है। क्या था फिर अपॉइंटेड डे के बारे में? ये तो बताया ना बिफोर द अपॉइंटेड डे, 31 अक्टूबर से पहले, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर का है मे कंटिन्यू सच ऑथराइजेशन, ये पावर उसके पास आएगी, स्पेंडिंग वाली पावर, कितना खर्च करना है कहां पे, कब तक? अंटिल लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर मेक प्रोविजन फॉर द एक्सपेंडिचर, जब तक यहाँ की असेंबली शुरू नहीं हो जाएगी और वो असेंबली उसके बाद खुद खर्चे बताएगी हमें कहां पे क्या करना है। आई बात समझ? ठीक है। तो ये आप अगर खोल के देखोगे सेक्शन 80 वहां पर बताया है कि आफ्टर दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये उसके पास पावर आ जाएगी स्पेंडिंग की, ठीक है, विद इन द सेम, उन्हीं 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 महीने की लिमिट, 6 महीने के लिए वो बताएगा, जब तक नई असेंबली उसको अप्रूव नहीं करेगी। आई बात समझ? फिर ये बता रहा है लेकिन इन केस ऑफ लद्दाख प्रेसिडेंट कैन डू द सेम विद हिज डिस्क्रिशनरी पावर, ये पावर जो है जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, यूटी बनने के बाद यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमें 6 महीने की स्पेंडिंग बताएगा, और कब तक बताएगा? जब तक यहाँ की जो असेंबली है वो अप्रूव नहीं करती उसको। लेकिन लद्दाख के केस में क्या होगा? लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो नहीं कर सकता, लद्दाख के केस में प्रेसिडेंट करेगा, ये बता रहा है प्रेसिडेंट करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। तो क्या ये सही है गलत है? प्रेसिडेंट तो करेगा, क्या प्रेसिडेंट करेगा? लद्दाख के केस में प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर से नहीं करेगा। जैसे यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल चाहिए, लद्दाख के केस में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। किसका? पार्लियामेंट का अप्रूवल, ठीक है। तो सेक्शन 81 खोल के देखना, वहां पे ये चीज लिखी है कि लद्दाख के केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर आएगी आफ्टर अपॉइंटेड डे, लेकिन वो करेगा ये पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। ओके, आई बात समझ? ठीक है। तो पहली जो हमारी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट 1,
वो भी गलत हो गई। दूसरी ये भी गलत हो गई। चलिए तीसरी, कहता सच ऑथराइजेशन मे कंटिन्यू इनडेफिनेटली अंटिल लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन बोथ द यूटीज। कहता है इस टाइप का जो खर्चा होगा, इस टाइप की जो ऑथराइजेशन है, ये जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो कब तक चलेगी? इनडेफिनेटली, कोई रोक टोक नहीं है, वो इनडेफिनेटली चलेगी। ठीक है, कब तक? अंटिल द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन बोथ केसेस ऑफ द यूटी। अब हमें पता है कि भाई यहां पे बोल रहा है बोथ, इन केस ऑफ बोथ द यूटीज, दोनों यूटीज के लिए। लेकिन क्या लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली है? लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। उस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, और इनडेफिनेटली नहीं है, 6 महीने तक ये चलेगा। और वो भी फिर उसमें जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां की असेंबली के पास पावर है, लेकिन यहाँ की जो लद्दाख की असेंबली है, वहां पे तो असेंबली ही नहीं है, तो बोथ द यूटीज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी गलत होगी। फिर बता रहा है जो रिकमेंडेशन है 14th फाइनेंस कमीशन की, जो कहां पे डाली थी? जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर डाली थी। आर टू बी अपोर्शनड बिटवीन यूटीज, दोनों यूटीज में क्या किया जाएगा? उसको बांटा जाएगा। ओके, तो ये आप अगर देखोगे सेक्शन 83 खोल के, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बताया है कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है, जो अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उन्होंने जो 14th फाइनेंस कमीशन का जो भी अवार्ड था, उसको क्या किया जाएगा? वो दोनों यूटीज में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। किस बेस के ऊपर? किस बेस के ऊपर? चलो वहां पे बताया है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड अदर क्राइटेरिया। पॉपुलेशन देखी जाएगी और कुछ बाकी क्राइटेरिया। लेकिन यहां पर हमें क्या बताया है? यहाँ पे सिंपली हमसे पूछा है कि भाई 14th फाइनेंस कमीशन जो स्टेट पे एप्लीकेबल था, तो उसको क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा दोनों यूनियन टेरिटरीज के बीच में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बांटा जाएगा। लेकिन आगे इसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन जितना पूछा है उतना सही है। चलो इनकरेक्ट क्या है? पहली 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। अब 26 बहुत आसान है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट। बताओ भाई 26 अथॉरिटी और सामने उनका फंक्शन दिया है, तो बताना है भाई कौन सा करेक्टली मैच है। गवर्नर ऑथराइज एक्सपेंडिचर बिफोर द अपॉइंटेड डे, तो मैंने बताया सेक्शन 80 सेक्शन 81 दोनों में बताया है। ठीक है, लद्दाख के केस में भी, जम्मू कश्मीर के केस में भी, जो भी एक्सपेंडिचर अलॉट करना है वो गवर्नर के पास पावर होगी बिफोर 31 अक्टूबर। बिल्कुल। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर कंटिन्यूज एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन फॉर जेएंडके यूटी आफ्टर अपॉइंटेड डे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद ये पावर जम्मू कश्मीर के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर प्रेसिडेंट कंटिन्यूज एक्सपेंडिचर ऑथराइजेशन फॉर लद्दाख आफ्टर अपॉइंटेड डे, लेकिन लद्दाख के केस में क्या है? ये पावर किसके पास आ जाएगी? प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी 31 अक्टूबर के बाद। तो बिल्कुल ठीक है, तो करेक्टली मैच्ड क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर डी, तीनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इट्स अबाउट सेक्शन 88, और सेक्शन 88 आपकी कहां पर दी है? ये दी हुई है आपकी पार्ट 13 के अंदर। ओके, पार्ट 13 के अंदर सेक्शन 88 से लेकर 93 तक। तो बता रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया सर्विसेज। तो कहता है ऑफिसर जो भी IAS IPS IFS हैं अर्स्टवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर के, कंटिन्यू देयर सर्विस आफ्टर द अपॉइंटमेंट डे, तो अपॉइंटमेंट डे 31 अक्टूबर के बाद भी अपनी सर्विस कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, रख सकते हैं ना, उनको हटाया तो नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दो ऑफिसर इनिशियली कंटिन्यू इन द सेम कैडरे, तो पहले जो जम्मू कश्मीर कैडरे था उसी में वो कंटिन्यू करेंगे जब तक एक नया कैडरे फाइनलाइज नहीं किया जाता। ये बात सच है, AGMUT बनाया गया तब तक वो इसी में कंटिन्यू कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। ऑफिसर सर्विंग इन J&K एंड लद्दाख आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ AGMUT ऑन 31 अक्टूबर 2019। कहता है वो ऑटोमेटिकली जो है 31 अक्टूबर 2019 को AGMUT का पार्ट बन गए। क्या ऐसा हुआ? नहीं, उस दिन नहीं बने थे, बट सेक्शन 88 के अंदर बताया है इन द फ्यूचर में क्या होगा? जो नए IPS IFS ऑफिसर आ जाएंगे जिनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपॉइंट किया जाएगा, वो AGMUT कैडरे का, यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूटी, इनका पार्ट बनेंगे। आई बात समझ? उसी टाइम पे वो नहीं बने। ये क्या है? गलत। तो करेक्ट क्या है? पहली दो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28,
लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनके पास पावर है, वो क्या एलोकेट करेंगे, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस, उनको परमानेंटली जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ये उनको एलोकेट करेंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, परमानेंटली नहीं कर सकते, टेम्परेरी कर सकते हैं। एलजी जम्मू कश्मीर के टेम्परेरी डिसाइड करेंगे हाउ मेनी ऑफिसर्स जो जम्मू कश्मीर में जाएंगे या लद्दाख में जाएंगे। आई बात समझ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनलाइज करेगी कौन सा ऑफिसर किस यूनियन टेरिटरी में जाएंगे, आफ्टर रिकमेंडिंग फ्रॉम बोथ एलजीज, दोनों एलजीज की रिकमेंडेशन से। ठीक है, तो ये परमानेंट भी नहीं है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, ये गलत हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक फाइनल डिसीजन, ये करेगी फाइनल डिसीजन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ओके, फिर उसके बाद क्या बता रहा है, एलोकेशन जो की जाएगी वो किसके ऊपर की जाएगी, दोनों यूटीज के जो एलजी होंगे उनके रिकमेंडेशन पे की जाएगी, किसको हमने लद्दाख भेजना है, किसको जम्मू कश्मीर भेजना है। तो ये भी ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन दोनों एलजीज से, दोनों यूनियन टेरिटरीज के एलजीज से रिकमेंडेशन लेगी। तो पहली स्टेटमेंट गलत, ऑप्शन बी 2 and 3 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। 28 था, 27, 28, 29, मैंने इसको 30 लिख दिया, कोई बात नहीं। चलिए, एजर्शन क्वेश्चन नंबर 30, फ्यूचर आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर जो जम्मू कश्मीर में सर्व करेंगे लद्दाख में, वो एजीएमयूटी को बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये भी सेक्शन 88 के अंदर बताया है और मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने डिसकंटिन्यू किया है सेपरेट कैडरे। आई बात समझ? तो बिल्कुल ठीक है, इसमें बताया है कि जो भी नए आएंगे इन द फ्यूचर, सेक्शन 88 खोल के देखना, उसमें लिखा है जो भी नए आईएफएस आईएएस आईपीएस ऑफिसर आएंगे पोस्टेड टू जम्मू कश्मीर और लद्दाख विल बी पार्ट ऑफ एजीएमयूटी। ओके, तो ए इज करेक्ट और ये आर इसको एक्सप्लेन करता, आर की वजह से ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये क्वेश्चन नंबर 30 आपको होमवर्क है। ओके, तो जो बाकी बच्चे रह गए थे, मुझे ये एक तो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे और मुझे जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं मुझे यहाँ पे भेज देना। ठीक है, बाबर बट, यहाँ पे मुझे बाबर बट _ बदले में ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क है। एक सेकंड, कहाँ चला गया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, तो बदले में जो रहता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।